तक कर लिया है। परमानेंट वाले खत्म हो गए, टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट चल रहा है। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, अब देखिए ये जो है वो टेम्पररी का एग्जाम्पल है, टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है ये, है ना। होता क्या है, कौन बच्चा बताएगा, बताओ। टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हाँ जी, क्या होता है बताओ। अच्छा, सही है। हाँ नहीं, वो तो मैंने लिखवाया है, मैं देख रहा था इसमें। अच्छा ठीक है, देखो ध्यान दो। चलो पहले एक बार डेफिनेशन करते हैं, फिर आगे करेंगे, ठीक है। द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ the complete transfer of pi electrons, the complete transfer of pi electrons towards the complete transfer of pi electrons towards one of the, एक बार नोट कर लो, मैं समझा दूंगा। वन ऑफ द unsaturated atom, unsaturated in the presence of reagent, in the presence of reagent, in the presence of reagent। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, कि मान लो हम लोग किसी रिएजेंट को डाल रहे हैं, तो रिएजेंट को डालने पर, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने कोई ए बी है, आपने कोई रिएजेंट डाला, ठीक है। रिएजेंट कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, सही है। तो रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या हुआ, अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, किसको बोलते हैं बेसिकली, डबल बॉन्ड को। अब मान लीजिए इस रिएजेंट के प्रेजेंस में ये जो है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गई किसी एक की तरफ, समझ रहे हो ना, किसकी तरफ शिफ्ट होगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब मान लीजिए यहां पर शिफ्ट हो गई, तो ये इधर की तरफ ऐसे बनेगा, तो यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, क्योंकि यहां पर अभी एटम डिफाइन नहीं है कि किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये और कैसे हो सकता है, मे बी ए नेगेटिव और बी ऐसे भी तो हो सकता है, क्योंकि एटम तो डिफाइन नहीं है, ठीक है। लेकिन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये, रिएजेंट की प्रेजेंस में। मान लीजिए हमने रिएजेंट को रिमूव कर लिया, इफ रिएजेंट रिमूव्ड ऑफ रिएजेंट, ठीक है, रिएजेंट को हमने रिमूव कर लिया। अब बताओ क्या होगा, क्या समझ में आया आपको, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, आफ्टर रिमूवल ऑफ रिएजेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज नोन एज द टेम्पररी इफेक्ट, टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई नहीं आई, एक बार नोट करो। नहीं, आपको मैंने ये बताया कि अभी वो डिफाइन नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना, ये चीजें एक बार नोट करो। वॉइस आ रही है आप लोगों को,
आपको तो आएगी आएगी आपको तो आएगी, इनका पूछ रहा हूं, इनको आ रही है नहीं आ रही है। चलिए यहां पे थोड़ा बहुत समझ में आया। इसमें क्या कर रहे हैं बेसिकली कि कोई डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है, किसकी प्रेजेंस में हो रही है? रिएजेंट की प्रेजेंस में हो रही है। मान लीजिए अगर हम लोग रिएजेंट को रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं, इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक लाइन लिखिएगा नीचे, दैट्स वाई it is known as temporary electronic displacement. Temporary electronic displacement. That's why it is known as temporary electronic displacement. ये कितने टाइप का होता है? कौन बच्चा बताएगा? 2 टाइप का। कितने टाइप का होता है बेसिकली? 2 टाइप का। कौन कौन सा? प्लस ई एंड माइनस ई। नेक्स्ट डालिएगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कामरान आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा हो तो आराम से वहां बैठ जाए ना। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में अपने पास 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, प्लस ई प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एंड माइनस ई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसमें देखो बड़ा सिंपल है आइडेंटिफाई करना। कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है तो बड़े आराम से आप लोग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कि मान लीजिए कोई हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें कि पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है। अब पाई बॉन्ड मान लीजिए ऐसे करके शिफ्ट हुआ, एक जनरल तौर पे बता रहे हैं, इस तरीके से शिफ्ट हुआ। अब कोई रिएजेंट है, मान लेते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया कि जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई तो यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर गया और ये आ गया। तो बताइए इसमें नया क्या हुआ है? इस वाले में नया क्या हुआ है? क्या कहेंगे हम? इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे? अच्छा बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे शिफ्ट हुई है? इधर की तरफ। तो रिएजेंट भी तो अटैक वहां पे किया है, ऐड हो गया। तो कैसे पता लगा आपको कि ये प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द अटैकिंग ऑफ रिएजेंट। जहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा होता है वहीं पर रिएजेंट अटैक करता है, तो उसको हम प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। नई बात समझ में आई? द रिएजेंट अटैक टूवर्ड्स द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जिधर की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है वहीं पर रिएजेंट अटैक करता है, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बताओ समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? लिखो शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें प्लस वाले में लिख रहे हो। शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स द रिएजेंट। अब किसी बच्चे को फिर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग आराम से समझ सकते हो कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है, पहले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूटेगी, ब्रेक होगा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, वहीं पर रिएजेंट ने अटैक किया, तो उसको हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? आप ऐसे भी तो बोल सकते हो अटैकिंग ऑफ रिएजेंट टूवर्ड्स दी। मैंने तो ऐसे उसके बेसिस पे कर दिया ना कि पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गई फिर हमने अटैक करा दिया, ऐसे बोल दिया। नहीं बात समझ में आई? तो आप लोग और क्या बोल सकते हो डेफिनेशन वाइज? बताओ, समझ में तो आ ही गया होगा। क्या बोलेंगे डेफिनेशन वाइज? और अगर मैं कहना चाहूं और क्या बोल सकते हो? अटैकिंग ऑफ रिएजेंट टूवर्ड्स दी शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अटैकिंग ऑफ रिएजेंट नहीं, इधर आ जाओ,
हाँ बोलो बोलो क्या कहा? हाँ हमेशा का केस है। कुछ बात समझ में आई नहीं है? अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो एक बार इधर। अब इसमें क्या हो रहा है, सुनो भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर की तरफ मूव करेगी? अब यहां पे तो डिफाइन है ना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब किधर जाना है, यहां तो डिफाइन हो गया कि किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है अपने पास, तो इधर की तरफ शिफ्ट हुआ। तो बताओ रिएजेंट कहां पे अटैक करेगा? मान लो न्यूक्लियो, नहीं नहीं नहीं, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना। कुछ बात समझ में आई आप लोगों को? मतलब अटैकिंग ऑफ रिएजेंट, दोबारा से सुनना, अटैकिंग ऑफ रिएजेंट अवे फ्रॉम दी शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहां कर रहा है रिएजेंट अटैक? अब ए में जाके, और यहां पर रिएजेंट कहां पे अटैक कर रहा था? टू वर्ड्स में जाकर के। नहीं बात समझ में आई? इसको लिखो, अटैकिंग ऑफ रिएजेंट, हाँ वो तो याद रखना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल इसी से आपको याद हो गया कि माइनस ई का मतलब न्यूक्लियोफाइल है और प्लस ई का मतलब इलेक्ट्रोफाइल है। अटैकिंग ऑफ रिएजेंट away from the, attacking of reagent away from the shifting of इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अटैकिंग ऑफ रिएजेंट अवे फ्रॉम शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज नोन एज द माइनस ई इफेक्ट। एक होता है अपने पास प्लस ई इफेक्ट, एक होता है अपने पास माइनस ई इफेक्ट। सही है? तो बताओ प्लस ई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में कौन सा रिएजेंट काम करेगा? यहां पर कौन सा रिएजेंट काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। ऑलवेज यहां पे कौन सा काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। और वहां पर कौन सा काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल। अब आप कैसे पहचाने कि इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा या न्यूक्लियोफाइल काम करेगा? जब दो डिफरेंट एटम आते हैं तो ध्यान रखना उस केस में न्यूक्लियोफाइल लगाते हैं। अब जैसे मान लो ये कोई क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, तो इसमें जनरली कौन सा रिएजेंट काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल। कैसे पता लगा आपको? ये दो डिफरेंट एटम है। बात समझ में आई? तो ध्यान रखना जो इलेक्ट्रोफाइल जनरली काम करता है वो एल्कीन के साथ काम करता है। एल्कीन मतलब आप लोग जान रहे हो सेम हाइड्रोकार्बन वाले, कार्बन वाले में। और ये हमारा जो है इधर वाला दो डिफरेंट में काम करता है। यहां तक की बात समझ में आई नहीं आई? बताओ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता था? व्हाट डू मीन बाय द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? हाँ एल्काइन पे भी कर सकता है, ये सारे पार्ट इधर आएंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं। बताओ बताओ, बेंजीन पर भी कर सकता है। एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, ये सारे एग्जाम्पल इसी के होंगे। फिलहाल अब ये बताओ आप लोग कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है? वन ऑफ दी अनसैचुरेटेड एटम, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स दी वन ऑफ दी, कोई दो होंगे उनमें से किसी एक की तरफ शिफ्ट हो रही है, किसकी प्रेजेंस में? रिएजेंट के प्रेजेंस में। अगर मान लीजिए हमने रिएजेंट को रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस मूव करके आ जाएगी। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा? प्लस ई और माइनस ई। प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है बताओ? जिधर की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है उधर की तरफ ही अटैक कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यहां पे क्या हो रहा है? मान लीजिए ये शिफ्ट यहां हो रहा है, अटैकिंग अवे में जाके हो रहा है, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? नेक्स्ट लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नंबर 1, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, ऐसे तो पहले लिखो, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टूवर्ड्स दी
pi electron shift towards the more electronegative atom. More electronegative atom. Pi electron shift towards the more electronegative atom. एक तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और दूसरा ध्यान रखना है कि ये डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड्स। इसका एप्लीकेशन क्या है? एक ही एप्लीकेशन है जो कि क्या बताता है हमारे पास? डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड्स, डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड की डायरेक्शन बताता है। जैसे मान लीजिए हम लोग पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं, उसमें किधर बॉन्ड टूटेगा, किधर जुड़ेगा, किसका काम होता है? ये इस वाले का। ठीक है, एक और चीज लिख लीजिए इसके साथ ही, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हैलोजेंस। एक चीज और लिख लो, देखो एप्लीकेशन इसका तो एक ही है, दो लाइनें इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं। एक तो ये हो गई लाइन इंपॉर्टेंट, एक और है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हैलोजेंस। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हैलोजेंस। ये एप्लीकेशन में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन है। ये दो लाइनें इंपॉर्टेंट हो गई, इसका एक ही एप्लीकेशन है, अभी हम सीखने वाले हैं। इस वाली लाइन को भी ध्यान रखो आप लोग। ठीक है, इसमें कौन सी चीज डोमिनेंसी दिखाती है बताओ? इनमें कौन सी चीज, प्लस आर या माइनस आई, इनमें कौन सी चीज डोमिनेंसी दिखाती है? और इस फ्लोरीन के लिए कौन सी चीज डोमिनेंसी पे होती है? नोट करो एक बार। फ्लोरीन के साथ अगर देखें तो फ्लोरीन जो है क्लोरीन से ज्यादा प्लस आर इफेक्ट दिखाता, ध्यान रखना। एक और चीज नेक्स्ट लिखिएगा, डायरेक्शन ऑफ हैलोजन, डायरेक्टिव या डायरेक्शन ऑफ हैलोजन, डायरेक्शन ऑफ हैलोजन इज डिटेक्टेड बाय प्लस आर ग्रुप, प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, वाइल। हर पॉइंट जो आप लोग लिख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डायरेक्शन ऑफ हैलोजेंस इज डिटेक्टेड बाय प्लस आर इफेक्ट while reactivity of halogen, while reactivity of halogens is detected by minus I effect, is detected by minus I effect. डायरेक्शन ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस की डायरेक्शन कैसे डिटेक्ट की जाती है, और जो अपने पास रिएक्टिविटी है वो कैसे डिटेक्टेड कर देते हैं इसको। जैसे कोई बच्चा सोचेगा कि पता नहीं इसको हमें क्वेश्चन कैसे करने या क्वेश्चन कैसे आएंगे हमारे एग्जाम में, तो देखो कैसे आते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। अब बताओ, इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहां पर इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर कौन बच्चा बता रहा है? CF3 की होगी। कैसे पता लगा? इस पॉइंट से पता लग गया आपको। ये पॉइंट क्या पूछ रहा है आपसे? रिएक्टिविटी। उस दिन मैंने आपको बताया था कि रिएक्टिविटी में ये -I सबसे ज्यादा लग रहा है, तो -I जिसमें सबसे ज्यादा लगेगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी।
समझ रहे हो ना। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ क्या पूछा होता, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन किसकी ज्यादा होती, डायरेक्शन होती उस बॉन्ड की। चलो वो अभी बताएंगे, फिलहाल के लिए आपको रिएक्टिविटी समझ में आई नहीं आई, एक चीज करो, फिर उसके एप्लीकेशन करवाने के बाद बताऊंगा डायरेक्शन क्या होती है। फिलहाल के लिए तो आप इस पे आओ, 1 2 3 4, ये है क्या चीज है बताओ, रिएक्टिविटी। नोट करो। अब देखो कंफ्यूज होगे तो नहीं कर पाओगे इन क्वेश्चनों को, फटाफट से नोट करो, सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन क्या है, माइनस आई इफेक्ट जिसका ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी होगी। माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है, सारे बच्चों को पता है, CF3 की। कोई कंफ्यूजन का कोई पॉइंट नहीं है। डायरेक्शन वाला मैंने अभी इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि पहले आपको मैं बता देता हूं डायरेक्शन का, फिर बताऊंगा क्या होता है। एक बार नोट करो। सिंपल क्वेश्चन इस पे आया हुआ है भाई, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। आपने ये देखना है यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट किसका है, सिंपल तरीके से समझो, कोई भी कंफ्यूजन मत रखो, नहीं तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आपसे होंगे नहीं, और होंगे भी तो गलत होंगे सारे के सारे। सिंपल है और याद होती नहीं है ये, याद कब तक करोगे चीजों को, कुछ मतलब ही नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आपके हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है। अब आगे की बात करते हैं, क्योंकि उसका एप्लीकेशन मैंने अभी कराया नहीं है आप लोगों को, यहीं रोक दिया था इसको करने के लिए। अब मैं इसके एप्लीकेशन पे चलता हूं। अब जैसे मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, हाँ, अब आप बताओ इस मॉलिक्यूल की कौन सी डायरेक्शन सही है, ए या बी। अब आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन होगी इसकी। वहीं शिफ्ट हो रहा है। फिर भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूं, देखिएगा जरा। ये कैसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है। आया बात समझ में। प्लस आई इफेक्ट कहाँ लग रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये देने वाला आदमी है, ये इसने इसको दिया, इसने आगे बढ़ा दिया काम, बढ़ा दिया नहीं बढ़ा दिया। अब बताओ क्या ये खींचने वाला आदमी है, क्या ये माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है, क्या कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है। तो जब प्लस आई है तो इसने इसको दिया, उसने आगे शिफ्ट कर दिया, तो किधर की तरफ डायरेक्शन हुई इसकी, ए वाली। बी वाली डायरेक्शन गलत है। नोट करते रहिएगा, अभी समझ में आएगा, हर पॉइंट पे ले चलेंगे आपको। समझ में नहीं आया आप मुझसे बताना। ये वाली डायरेक्शन। अब मान लीजिए कि आपके एग्जाम में कुछ ऐसे आ जाए, CH3 CH3 HH। अब कोई रिएजेंट तो जोड़ोगे तब, पहले आपको डायरेक्शन तो पता हो। अगर डायरेक्शन ही नहीं पता है तो क्या जोड़ोगे, अभी भी यही जाएगी। अब पता लग गया होगा क्यों जाएगी भाई, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा आ रहे नहीं आ रहे हैं, बस ये समझना है। और धीमे धीमे हम लोग वहां तक चल रहे हैं अभी। तो ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक के आगे वाले पॉइंट पे चल रहे हैं। तो कौन सी वाली डायरेक्शन होगी, ए या बी, ए वाली डायरेक्शन होगी। तुम क्या सोच रहे हो, वहां लेकर के जा रहे हैं मैं नैनीताल केमिस्ट्री में भी जा रहे हैं। चलो यहां बताओ भाई, इसकी डायरेक्शन कौन सी होने वाली है। ये थोड़ा गलत करते रहना साइड में, है ना, 2 4 लिखोगे तभी समझ में आएंगी। अब बताओ ए या बी, ए या बी कौन सी होगी। अब अभी भी ए होगी। फिर तो कुछ नहीं होगा, फिर तो आप चांस वाई फैक्टर है, वो तो सिमेट्रिकल हो गया, किधर भी ले जाओ, फिर तो ए भी हो सकती है और बी भी हो सकती है ना उसको। हाँ फिर तो आपकी मर्जी है, वो तो सिमेट्रिकल हो गया, चाहे ए ले जाओ चाहे बी ले जाओ। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया मान लो आपके एग्जाम में, तो आप क्या करोगे बताओ। अब डायरेक्शन लगा रहा हूं मैं, अब आपको बताना है कौन सा होगा, कौन सा सही है बताओ। और बताओ देख करके समझ के, कुछ नया बताना चाह रहे हो तो बताओ जरा। अब क्या लिखा हुआ है इसको तो पढ़ लो, इसको सारे बच्चे पढ़ना जरा।
अच्छा, इसमें प्लस रेजोनेंस होगा नहीं होगा? रेजोनेंस है ना, तो इसमें लॉन पेयर है, इसके लॉन पेयर इधर जाएंगे तो ये इधर शिफ्टिंग होगी, तो कौन सा हो गया हमारे पास? ए डायरेक्शन। कौन सा हो गया बेसिकली? अच्छा अच्छा, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, जब थोड़ा सा भी कॉल करता हूँ। हाँ जी, कुछ समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ। देखो इस लाइन को पढ़ना मेरे सामने जरा। ये पढ़ लिया आप लोगों ने? अच्छा, डायरेक्शन हम देख रहे हैं, तो डायरेक्शन किससे देखी जाएगी? आप देखिएगा जरा यहाँ पे, ये इस पे लॉन पेयर रहे हैं नहीं है? मैं भले ही ना लगाऊं, लेकिन आपको तो पता है कि लॉन पेयर हैं। कितने लॉन पेयर हैं? 3। कितने लॉन पेयर हैं? क्योंकि टोटल एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है, तो 287 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जा रहा है, तो 7 टोटल इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चला गया। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास? 6 का मतलब 3 लॉन पेयर। बात समझ रहे हो? अच्छा बताओ, ये प्लस आर शो करेगा या माइनस आई शो करेगा? प्लस आर। ये देखो, प्लस रेजोनेंस क्या होती है? ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। रेजोनेंस का मतलब कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? तो कौन सी डायरेक्शन होने वाली है? ए। बी डायरेक्शन नहीं होगी, माइनस आई मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गए, हम आ गए, आप जो कहना चाह रहे हो आ गए उस क्वेश्चन पे। चिंता ना करो, जितना आपके दिमाग में क्वेश्चन चलेंगे कोशिश हम भी करेंगे कि वो क्वेश्चन बोर्ड पे लाएं। अब बताओ डायरेक्शन कौन सी होगी, ए या बी? ए या बी होगी? कौन सी वाली डायरेक्शन होगी? ए की तरफ होगी। क्या यहाँ रेजोनेंस है? पहले तो ये पता लगाओ, क्या यहाँ रेजोनेंस है? ध्यान यहीं दो भाई साहब, ये ऑर्गेनिक है, डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है, ये भैया रेजोनेंस है ही नहीं। कौन कह रहा है रेजोनेंस है? रेजोनेंस का मतलब तो समझ लो। रेजोनेंस का मतलब है ये क्लोरीन है, सिंगल बॉन्ड। यहां कहां है डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होना चाहिए, कहां है डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये काहे की रेजोनेंस है? नहीं बात समझ में आई? कॉन्जुगेशन तो बंद, खत्म, फिनिश। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अच्छा, यहां पे नया क्या था? सिंगल डबल, सिंगल डबल। तो यहां रेजोनेंस है या नहीं है? क्या यहां पे रेजोनेंस है? सिंगल सिंगल, ऐसे कैसे? तो रेजोनेंस है नहीं। अब कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है? माइनस आई ग्रुप। कौन सा वाला काम करेगा? तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? वेरी गुड। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है? कॉन्सेप्ट है, आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। सबसे पहले रेजोनेंस सीखो। अगर रेजोनेंस आ रहा है तो रेजोनेंस को प्रायोरिटी देनी है, अगर रेजोनेंस नहीं आ रहा है उस केस में माइनस आई को देनी है। आप देखो सेकंड वाले मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस है ही नहीं। रेजोनेंस का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड का आना, फिर डबल बॉन्ड का आना। हाँ जी, थोड़ी बहुत बात समझ में आई आपको? कौन सी डायरेक्शन होगी इसकी बताओ? बी डायरेक्शन। क्यों हो गई बी डायरेक्शन? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है। नेक्स्ट वाला देखिएगा। अब आपको बताना है इस मॉलिक्यूल में कौन सी डायरेक्शन होगी। ये ए है और ये बी डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन होगी? एक बार ब्रेक करके देखो और देखो मॉलिक्यूल्स का बी डायरेक्शन। अच्छा, तो देखो इसमें ए का क्या बन रहा है मॉलिक्यूल? जैसे मान लीजिए हम लोग ए की बात करें तो ए में क्या होगा? नेगेटिव, और यहाँ CH3 और यहाँ CH3 और यहाँ होगा पॉजिटिव। ठीक है, ये ए के हिसाब से टूटा मॉलिक्यूल, ब्रेक हुआ। ये बी के हिसाब से ले रहे हैं इसको, बी के हिसाब से कुछ ऐसे जाएगा।
अभी क्लियर हो जाएगी। ये आ गया। अब आपको सारे बच्चे जानते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना, जानते हो। ये कैटाइन आ गया, इसके कितने अल्फा हैं? 6, ठीक है। ये कैटाइन आ गया, इसके कितने अल्फा हैं? 4। कौन सा स्टेबल ज़्यादा है? बी। विच वन इज द मोर स्टेबल? बी। कौन सी डायरेक्शन जाएगी? बी। नहीं बात समझ में आई? कार्बोकैटाइन से यहाँ पे अल्फा कार्बन कितने? 3 और 3, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। यहाँ पे कितने अल्फा बताओ? ये भी तो है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2, टोटल कितने हो गए? 4। तो यहाँ पर 4 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है और यहाँ पे 6 हैं। अब बताओ स्टेबल कौन सा है? तो बी वाला आंसर होगा, तो बी डायरेक्शन होगी। आपने मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी चेक करनी है इंटरमीडिएट की। बीच में ये इंटरमीडिएट बने नहीं बने, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चेक करनी है। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा उसकी डायरेक्शन उसको फॉलो करेगी। चलिए, हाँ, डन। तो ये हमारे पास क्या चीज़ खत्म हो गई बताओ? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। तो हमारे पास कौन सी चीज़ खत्म हो गई बताओ? ये क्या थे? सारे के सारे क्या थे? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या चीज़ थी ये? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं बताओ? 4 टाइप्स के, या 2 टाइप के बोल लेते हैं। 2 टाइप के कौन कौन से? परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट कितने टाइप के होते हैं? 3। कौन कौन से? इंडक्टिव, रेजोनेंस। और ये टेम्परेरी कितना होता था? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। हो गए, ये 2 टाइप के हमारे पास होते थे, ठीक है। अच्छा बताओ, अभी टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट पे जाने से पहले एक चीज़ और करानी है। स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं हम पूरे मॉलिक्यूल्स में? आ रही है, कैसे देखते हैं बेसिकली? तो अभी हमें क्या जरूरी है? एरोमेटिक। क्या चीज़ आपको समझना जरूरी है? एरोमेटिसिटी, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उसको करेंगे, लिखो जरा। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्टेबिलिटी। बॉन्ड लेंथ छोटा सा टॉपिक है, इसमें 1-2 बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ गलत हो जाता है, उसके लिए एक छोटा सा टॉपिक बीच में डाल देते हैं। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। हाँ, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो, ऑर्गेनिक में अगर हम लोग लगाते हैं तो कैसे होता है कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी क्या चीज़ ज़्यादा होगी? बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, ये है। और बॉन्ड लेंथ कैसे होती है उसकी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे होती है बॉन्ड लेंथ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बार नोट करिए। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ, हाँ बॉन्ड ऑर्डर है। एक चीज़ और लिख देता हूँ, स्ट्रेंथ का मतलब स्टेबिलिटी हुआ, ठीक है। ये एक चीज़ और लिख लो, बॉन्ड स्टेबिलिटी। स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली होगी इनवर्सली होगी? बताओ भाई। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर के कैसे होती है? डायरेक्टली। मान लो अगर कहीं पे 3 बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और 2 बॉन्ड है तो उसके लिए कम ज़रूरत पड़ेगी। नहीं बस समझ में आई? अब देखो, अभी समझ में आएगा ये ऑर्गेनिक में हम कैसे कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है आपके एग्ज़ाम में। जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम लोग ज़्यादातर उनको कर रहे हैं। जैसे मान लो ये एग्ज़ाम में आ गया आपके में
अब इसमें आपके क्वेश्चन क्या पूछा था, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CCl बॉन्ड लेंथ। चलो शुरू हो जाओ, बताओ। इसमें क्वेश्चन आपको यह बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CCl बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। चलो बताओ, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी CCl की? सबसे ज्यादा CCl की बॉन्ड लेंथ बतानी है आपको, किसकी होगी? फर्स्ट के बाद? बिल्कुल सही है। अभी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, थोड़ा मैं समझाता हूं। इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है यहां पे? -R। कैसा लग रहा है? अब बताओ, इससे ये खींचेगा क्लोरीन से? नहीं खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और खींचेगा तो लॉन पेयर जल्दी से खिंच करके आ जाएगा, तो क्या बना लेगा यहां पे? डबल बॉन्ड। नहीं बात समझ में आई? ध्यान से सुनो, ये कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये जब खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो ये कौन सा बॉन्ड होता जाएगा? डबल बॉन्ड होता जाएगा, नहीं होता जाएगा? तो जब डबल बॉन्ड की ज्यादा होती है, सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होती है? सिंगल बॉन्ड की। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है? सिंगल बॉन्ड की। तो पहले तो ये हो ही गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें और इसमें कैसे डिसाइड किया आपने? ये रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा करेक्टर शो करता है, डबल बॉन्ड का पार्शियली वाला। समझ रहे हो ना? तो फिर कौन सा हो गया हमारे पास? एलिफेटिक हो गया। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करें? दोबारा से सुनो, सिंगल बॉन्ड का नंबर 1, फिर एलिफेटिक एरोमेटिक में पूछे तो एलिफेटिक, समझ रहे हो? फिर एरोमेटिक में कैसे डिसाइड कर रहे हो आपकी ये होना चाहिए? अब देखो ध्यान से सुनो, आपसे कोई कह दे, जैसे अब ये क्लास का टाइम फिक्स है कि भाई इतने बजे क्लास होगी, इसके बाद नहीं होगी। अब कोई बच्चा टहलता हुआ आ रहा है, अच्छा एक विपिन को फोन देना। हाँ जी, देखो अब वॉइस आ रही है, नहीं आ रही है रोशनी? आ रही है वॉइस?
चलो कहाँ चल रहे थे बताओ। अच्छा नेक्स्ट डालो, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। रोशनी वॉइस आ रही है अब? नॉन एरोमेटिक, हेलो आ रही है? अच्छा अच्छा, सही है। नेक्स्ट लिखो, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक आ रही है ना, बीच में चली गई थी। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक तरफ डालो। अभी आपको ये बताओ, पहले ऊपर वाला चीजें समझ में आ गई? अभी कम से कम 5 से 10 मिनट आप लोग लिखते रहो, फिर समझ में आएंगी चीजें, ठीक है? लिखना जरा एक बार, एरोमेटिक, इसमें ऐसे डालो, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड हमारे पास है एंटी एरोमेटिक। ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बेंजीन वाले कंपाउंड को 3 में डिवाइड कर सकते हैं। किसने दिया था? ये हकल ने दिया था। तो हकल रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक किनको बोलते हैं बताओ? एरोमेटिक किसको बोल रहे होते थे हम लोग? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। लिखते रहो मेरे साथ, आपको टाइम लगेगा, अभी 5 से 10 मिनट लगेंगे समझने में। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हकल साइंटिस्ट ने बेंजीन वाले सिस्टम को 3 में डिवाइड कर दिया। एक बोला एरोमेटिक, दूसरे को बोला नॉन एरोमेटिक, तीसरे को बोला एंटी एरोमेटिक। तो इसमें आप पॉइंट लिखते रहिए, अभी थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। यहाँ पे नॉन एरोमेटिक में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यहाँ पर ये होगा। n क्या है? कोई भी इंटीजर है, n इज इंटीजर। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखना, 0 1 2 3 4 ऐसे करके। बताओ n की वैल्यू अगर मान लो n की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। वेरी गुड। अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो कितने आएंगे? 4, सॉरी 6 आएंगे ना। यहाँ पे कितने हो गए? 1, 4 1 जा 4 और 2 6। यहाँ पे कितने होंगे बताओ? 10, क्योंकि यहाँ 2 हो गए ना, 8 और ये 10। अब यहाँ पे 3 कर दो, कितने होंगे? 14 होंगे। सही है। इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर है ना, 0 1 2 3 4। अब देखो इसमें क्या होगा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास इसी का। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि हकल ने बताया कि एरोमेटिक वो होते हैं जिनमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है अकॉर्डिंग टू हकल। ये वैल्यू रखोगे तब आएंगे, है ना। अब देखो दूसरा वाला क्या है कि सिस्टम मस्ट बी प्लेनर। सिस्टम मस्ट बी प्लेनर। सिस्टम को कैसा होना चाहिए? प्लेनर। प्लेनर का मतलब कौन बच्चा बताएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये तीसरा पॉइंट है। अब यहां देखिए, ये जो है सिस्टम होगा नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर का मतलब क्या हुआ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। किस में लिख रहे हैं आप लोग? नॉन एरोमेटिक में।
अब देखिए इसका सेकंड पॉइंट है प्लेनर और इसका थर्ड पॉइंट है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जब भी सिस्टम प्लेनर होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2। sp2 ठीक है, ये चीज हो गई। अब अगर मैं बात करूं इसी में कि किसमें उस वाले में, हाँ ऐसे भी बोल सकते हो आप कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स के पेयर देखें तो इसमें ऑड है उसमें, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा एक और चीज है, अब और क्या होना चाहिए बताओ? सिस्टम कैसा होना चाहिए? सिस्टम मस्ट बी इन कॉन्जुगेशन, सिस्टम मस्ट बी इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले तो आप लोग ये बताओ। 2। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। अब आप ये बताओ क्या ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है या नहीं है? कॉन्जुगेशन किसको बोलते हैं? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब इसका रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन का मतलब रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस बनाओगे तो नेक्स्ट रेजोनेंस क्या होगी बोलो? कल तो कर रहे थे हम लोग, यहां पे आ गए, अगली वाली इधर करो। तो बताओ क्या कॉन्जुगेशन है या नहीं है? तो ये एरोमेटिक है या नहीं है? एरोमेटिक है। अब यहां लिखो नॉट इन कॉन्जुगेशन, नॉट इन कॉन्जुगेशन, और यहां पर भी बोलेंगे कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। हाँ अभी हम उसी में कर रहे हैं। अब बताओ ये सिस्टम कॉन्जुगेशन में है या नहीं है? है। ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है या नहीं है बताओ? तो कौन सा होगा ये? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? 4 है ना, 4 एन है। तो आप लोग देखो यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1 2 3 4। तो यहां कभी 4 जा सकता है क्या? इधर कभी आ सकता है क्या 4? नहीं बात समझ में आई? तो कौन सा वाला होगा हमारे पास? एंटी एरोमेटिक। चलो नोट करो यहां तक पहले, फिर आगे की बात बताते हैं। बस हो गया, अब आपको समझ में आने वाला है 5 मिनट के अंदर। हाँ नहीं जल्दी जल्दी नोट करो, 5 मिनट के अंदर समझाते हैं। कल थोड़ा इसके क्वेश्चन डिटेल में करेंगे। अगर अभी नहीं समझाया तो एक आध बच्चा कल तक सोचता ही रहेगा वो था क्या एरोमेटिक में। अब नेक्स्ट देखिए, डन, नोट कर लिया? हाँ जी भाई साहब ध्यान दो यहां पे, सुनो। ये कैसा है? ये वाला मॉलिक्यूल इन तीनों में से किस में आएगा बताओ? चलो किस में आएगा ये? आप लोग ये देखो सारे कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइजेशन है या नहीं है? गलत जवाब। ये sp2 है, ये sp2 है, ये कार्बन कौन सा है? जिसमें एक भी sp3 आ गया कौन सा हो जाएगा? कौन सा? बहुत डिफरेंस है उसमें। कल तो आपको रेजोनेंस सिखाया था कि कैसे पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में डबल बॉन्ड आ जाए तो कैसे रेजोनेंस होगा, समझाया था नहीं समझाया था? तो क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। चलो बताओ क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको? 4। किस में जाएगा, इसमें या उसमें? उस वाले में। एंटी एरोमेटिक कौन सा वाला होगा बेसिकली? एंटी एरोमेटिक। नहीं बात समझ में आई? हाँ 4 पाई देखो कैसे हैं, 1 2 3 4, माइनस का मतलब 2 होते हैं। और कॉन्जुगेशन है या नहीं है? देखो आप लोग कॉन्जुगेशन है, इधर गया इधर आया, ये कॉन्जुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तभी बच्चे गायब हो रहे हैं आज। नहीं है? हाँ
वहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मैं समझाऊंगा, आपकी बात समझ गया मैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको। वहां 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2। हेलो, हेलो, वॉइस आ रही है ना, आ तो रही है वॉइस। हेलो, वॉइस आ रही है ना रोशनी? चलो अब तो आ रही है। चलो, अच्छा ये वाली बात आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 ये है। अगर 2 रहेंगे तो ये जाएगा, और अगर 4 या कुछ रहेगा तो उधर जाएंगे। अच्छा बताओ, ये सिस्टम अपना एरोमेटिक है या नहीं है? कैसे पता लगा आपको? सबसे पहले ये देखो आप, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है या नहीं है? sp2 डबल बॉन्ड होगा, sp2 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 sp2। फिर देखो कॉन्जुगेशन है या नहीं है, तो सही है, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल है। तो बताओ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 वाला किधर जाना है? तो ये सिस्टम कैसा है? एरोमेटिक। सही है। अच्छा जी, मैं आपसे पूछूं कि ये वाला सिस्टम कौन सा है? आएगा समझ में, 2 मिनट और दो, आएगा समझ में। ये कैसा वाला है? क्या एवरी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है? ये तो sp3 है, तो ये नॉन एरोमेटिक है, ध्यान रखना। नहीं बात समझ में आई? आप ध्यान से सुनो अगला वाला। चलो बताओ ये कैसा है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। 4 कभी एरोमेटिक हो सकता है? कॉन्जुगेशन है या नहीं है? कॉन्जुगेशन है, कौन सा होगा? एंटी एरोमेटिक। अरे भैया इसमें रेजोनेंस है, एंटी एरोमेटिक। नहीं समझ में आई बात? किसमें? एरोमेटिक में क्या लिखा हुआ है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n का मतलब क्या होता है? इंटीजर। जैसे मान लो हमने कोई रिंग ही लगा दी, तो 4n + 2 पाई मतलब कितना होना चाहिए इसमें? 6। तो क्या यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। कितने होंगे बताओ इसमें? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इंटीजर वैल्यू है। नहीं, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे 4n + 2। समझ रहे हो ना? अब n कितने इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4। तो हम कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स यूज करेंगे? अगर मान लो हमें 2 अगर यूज कर लिए हमने, 0 यूज किए तो 2, 1 यूज किए तो 6 और 2 यूज किए तो 10। तो यहाँ पे कभी भी क्या 4 वैल्यू आ रही है इनमें सब में? नहीं आ रही है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। नहीं बात समझ में आई? नहीं आई? कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूँ। आप लोग इसको देखो, आएगा ये। इसको देखो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन से? पहले तो ये बताओ। 6 है। 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब आप बताओ कि एंटी एरोमेटिक में आएगा, एरोमेटिक में आएगा? एरोमेटिक में। नहीं बात समझ में आई? दोबारा से सुनो, एंटी एरोमेटिक में होता है 4n। क्या होता है? अब जैसे 4 इंटू, अगर हम लोग 1 यूज करते तो कितना होता? 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम 4 इंटू 2 यूज करते तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता, नहीं होता? तो क्या यहाँ पे 8 पाई हैं? 1 2 3 4 5 6 यहाँ तो है नहीं। तो कौन सा वाला होगा बेसिकली? एरोमेटिक। समझ में आया नहीं आया? अभी इसको और क्लियर करेंगे कल की क्लास में करेंगे। बस एक मॉलिक्यूल बता दो आप लोग कि इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं। ये नेफ्थलीन है, इसको बताओ क्या बोलेंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे काउंट करो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में आ जाते हैं? एक और चीज देखो आप, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है या नहीं है?
बस ये हो गया, ठीक है। इसको कल थोड़ा सा और एक्सटेंड करके पढ़ाएंगे आपको, आज यहीं तक करते हैं। ओके।